नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वर्चुअल मोड में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अच्छी दवाई और सस्ती दवाई सबसे बड़ी सेवा है। पीएम ने लोगों को बताया कि किस तरह के अब दवाइयों पर होने वाला खर्च कम हो रहा है। वहीं उन्होंने आगे जानकारी देते हुए यह भी कहा कि अच्छी दवाई और सस्ती दवाई सबसे बड़ी सेवा है। पीएम ने लोगों को बताया कि किस तरह अब दवाइयों पर होने वाला खर्च कम हो रहा है और इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत बाड़ी बगवाली पोखर कार्यक्रम में भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वित करने और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के जन सहयोग और जन आंदोलन में अपना योगदान देने की अपील भी की। 8 और 9 दिसंबर को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए शुक्रवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट आयोजित किया गया। इसके तहत गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश दुनिया के लिए उत्तराखंड तेजी से एक उभरता निवेश डेस्टिनेशन बन रहा है और राज्य के 4 धाम से लेकर अनेक देवस्थान हैं। वहीं प्रदेश सरकार का ज्यादा से ज्यादा फोकस रोजगार सृजन पर है। अब तक 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। वहीं वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर देश विदेश में आयोजित रोड शो में निवेशकों का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है और उन्होंने आगे अब तक कहा कि अब तक 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर करार हो चुके हैं। वहीं आगामी 8 व 9 दिसंबर को देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के लिए 1 सप्ताह का समय है और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से उत्तराखंड की विशेषता दुनिया को पता लगेगी। इस मौके पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हुए। दिसंबर में देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज होने लगी है, जिसके चलते पूरे शहर भर में रंग रोगन सहित साज सजावट का कार्य जोरों से चल रहा है। जानकारी देते हुए एमडीडीए उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी दून शहर को सजाया जाए। इसके लिए हमने 13 ऐसे मुख्य मार्गों को चिन्हित भी किया है, जहां पर रंग रोगन सहित साज सजावट के अनेकों कार्य चल रहे हैं। वहीं इन्वेस्टर समिट को देखते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से शहर भर में फसाद नीति के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। इसके तहत दुकानों के आगे लगे साइन बोर्ड को फसाद नीति के अंतर्गत एक समान रूप से किया जा रहा है। मोदी की अध्यक्षता में बैठक थी और जो हमारा इन्वेस्टर समिट होना है उसमें मेन इवेंट जो तैयारियां करनी है उसके लिए जो अलग अलग कमेटीज बनी हैं, वो चाहे इन्विटेशन की है, चाहे इवेंट की है, चाहे सुंदरीकरण की है, सारी समितियों की बैठक हुई थी। उसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम करने हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाए। सुंदरीकरण का काम हम लोग प्राधिकरण से कर रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले निकायों के चुनाव न कराए जाने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसी वजह से चुनाव समय पर नहीं कराए गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने आश्चर्य जताया है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कार्य करने का काफी लंबा अनुभव भी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव करने का जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है और निर्वाचन आयोग ओबीसी सर्वे करवा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पहले ही कहा है कि ओबीसी सर्वे का कार्य फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा।
ये हार रहे थे। नगर निकाय चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न आदि कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति इनके लिए गले की हड्डी बन गई थी। उसे बचने के लिए इन्होंने जो है ये ओबीसी वाला बहाना बनाया। देखिए, मैं तो हरीश रावत जी से ये पूछता हूँ कि वो बहुत पुराने नेता हैं पार्टी के और उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक की उन्होंने राजनीति की है। क्या प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? भाई, जब भी कोई चुनाव होता है, चुनाव सरकार नहीं कराती है, चुनाव तो हमेशा निर्वाचन आयोग कराता है। तो उत्तराखंड के अंदर भी जो निर्वाचन आयोग है उसने कहा है कि हम 2 फरवरी तक हम पूरी जो है कि इसकी नियमावली तैयार कर लेंगे, मतदाता सूचियां तैयार हो जाएंगी। आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर सीरीज समिट होगा और आपको बता दें कि 2018 के बाद उत्तराखंड में दूसरी बार निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। देहरादून के फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट में निवेशक सम्मेलन की तैयारियां चल रही है। इसी बार करीब 2 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गिदियाल का कहा है कि मेरा सरकार से सवाल है कि 2018 में जो निवेश हुआ था, पहले सरकार उसका हिसाब दे, उसमें कितना निवेश आया है और कितना खर्च हुआ है। सरकार पर निशाना साधते हुए सारे पैसे गबन करने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। अच्छी बात है, मोदी जी आए, अच्छी बात है, लेकिन वाकई कुछ दे के जाएं। मैं सरकार से पहले जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी आज से 4 साल पहले, मैं उसका हिसाब पूछना चाहता हूं कि उसमें कितना पैसा खर्च हुआ था और कितना उसमें आया। मेरी जानकारी है कि जो उस आयोजन के लिए खर्च हुआ उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 17 दिनों तक सुरंग के अंदर जिंदगी और मौत के बीच अपने 41 साथियों के जूझने वाले कोटद्वार निवासी गब्बर सिंह सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं। ऋषिकेश स्थित AIIMS में छुट्टी मिलते ही गब्बर सिंह जैसे ही काटेद्वार की सीमा में पहुंचे तो यहां लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर गब्बर सिंह ने CM धामी और PM मोदी के साथ ही जनता का भी आभार व्यक्त किया है। हम कभी भी ऐसा नहीं हम फंसे हुए हैं। बहुत सारी चुनौतियों का एहसास हुआ हमको, बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमने किया है। ये सभी हमारी पूरी भारत से पूरी जनता का, पूरी भारत माता का, पूरा भारत देशवासियों का उनका आशीर्वाद था। और वो लोग आप लोग जो बाहर में पूजा पाठ करते रहे, उसी का ये प्रतिफल है कि मैं आज सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आप लोगों का दर्शन कराऊंगा। जब सुरंग में ऐसी आपदा वाला विषय आया था, सुरंग बंद हो गई थी, तो किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा अवसर भी आएगा, शुभ अवसर भी आएगा। बहुत उम्मीदें हार रहे थे लगातार जिस तरह से हो रहा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। अल्मोड़ा में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ से जुड़े इंजीनियर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दूसरे दिन इंजीनियरों ने लोअर भाल रोड स्थित शक्ति सदन में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए महासंघ के मंडलीय अध्यक्ष सुरेश सिंह जंगवाल ने कहा कि पूर्व में महासंघ की CM पुष्कर सिंह धामी से वार्ता हुई थी, जिससे CM द्वारा सभी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ से जुड़े सदस्य आहत हैं। और जंगवाल ने कहा कि इंजीनियर्स के हड़ताल में जाने से कई सरकारी विभागों के कार्य भी ठप हो चुके हैं। पूर्व से ही हड़ताल चल रही है। उसके तहत में पूर्व हमारे जब जून में माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, उनके द्वारा कहा गया था कि आप अपनी हड़ताल को वापस ले लीजिए और हम जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको हम तुरंत समाधान कराएंगे। लेकिन उसके बाद भी 7 महीने व्यतीत होने के बाद भी शासन में लगातार हमारी बैठकें हो रही हैं। उसके बाद भी एक शासन द्वारा कार्यवृत्त तक उन बैठकों का अभी तक नहीं निकाला गया।
उत्तराखंड खून पसीने की कमाई लुटाना मंजूर है, लेकिन नियमों का पालन करना नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा किस लिए कह रहे हैं। परिवहन विभाग के आंकड़े कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में परिवहन विभाग के अधिकारी ताबड़तोड़ कार्रवाई के जरिए विभाग को मालूमाल कर रहे हैं, तो आम लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई बर्बाद होने का मलाल भी नहीं दिख रहा। शायद यही कारण है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल नियमों के उल्लंघन के मामलों में तोड़ बढ़ोतरी हुई है। इसमें मैदानी जिले बेहद आगे दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में दुर्घटनाओं के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि साल दर साल राष्ट्रीय स्तर पर भी दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड बढ़ रहा है। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के रिकॉर्ड पर गौर करें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई में तेजी लाने के बाद भी हालात सुधर नहीं पा रहे हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होने के बाद भी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में सुधार नहीं हो पा रहा है। आम लोगों को हजारों रुपए ट्रांसपोर्ट विभाग की कार्रवाई के दौरान देने पड़ रहे हैं। आपको बता दें, शायद इसका कुछ खास असर लोगों पर नहीं हो रहा है, तभी तो पिछले साल के मुकाबले इस बार जारी किए गए आंकड़ों में यातायात नियमों के उल्लंघन कम होने के बजाय बढ़ गए हैं। इससे पहले जानिए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जारी हुए आंकड़ों की स्थिति। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 4 जिलों को लेकर नियमों के उल्लंघन से जुड़े जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके पीछे कई तर्क भी दिए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि विभाग की तरफ से निगरानी का दायरा बढ़ाने के कारण भी चालान के मामले बढ़ रहे हैं। गढ़वाल के 4 जिलों में करीब 82,000 से ज्यादा चालान काटे गए, लेकिन इसके लिए सड़क पर बढ़ती गाड़ियां भी वजह है। साथ ही रोड सेफ्टी को देखते हुए जिस तरह निगरानी सिस्टम बढ़ाया गया है, उसके कारण भी चालान के मामले बढ़ रहे हैं। इसके 2 प्रमुख कारण है कि एक, हम लोग रोड सेफ्टी पर बहुत ज्यादा सीरियसली विचार कर रहे हैं या हम कार्रवाई कर रहे हैं कि सड़क पर दुर्घटनाएं मिनिमम कर सके हम इस चीज के लिए। उसके लिए हमारे पास नए दल भी आए हुए हैं। आज हमारे पास डायनेमिक फोर्स के तौर पर 4 बड़ी गाड़ियां, इंटरसेप्टर गाड़ियां हैं, जिनके दल लगातार चेकिंग करते हैं, दिन और रात करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास 3 2 व्हीलर से, जो मोबाइल स्क्वाड में हमारे पास 2 व्हीलर के, वो भी लगातार चेकिंग करते हैं। इसके माध्यम से हमारा हर रोड और हर एरिया पर कवरेज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चालान बढ़ रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा निरंतर वेरिफिकेशन प्रोग्राम भी किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम जैसे स्कूल वैन का वेरिफिकेशन, ई रिक्शा का वेरिफिकेशन, उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उनको समय सीमा देते हैं। अगर उस समय सीमा तक अपने कागज या सारे नियम पूरे नहीं करते तो हम उन पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं। उसकी वजह से भी चालान बढ़ जाते हैं। और अभी हमारा ये मानना है कि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई और बढ़ेगी। हम कैमरे के माध्यम से भी इन्फोर्समेंट कर रहे हैं और उसके पश्चात ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो ये 2 व्हीलर वाले हैं या कार वाले हैं, ये नियमों का पालन करेंगे और कम से कम सड़क दुर्घटना। जनता के चालान के मामले में मैदानी जिले सबसे आगे हैं और देहरादून रीजन में जो रिकॉर्ड सामने आए हैं वह इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि गढ़वाल मंडल के 4 जिलों में तुलनात्मक आंकड़ों को देखें तो पिछले साल की तुलना में लोगों के नियमों का उल्लंघन करने के मामले सबसे ज्यादा हरिद्वार जिले में बढ़े हैं। देहरादून रीजन के 4 जिलों की क्या है आंकड़ों के लिहाज से स्थिति देखिए। यातायात नियमों के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले मैदानी जिलों में बढ़े। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी जिले में पिछले साल की तुलना में बढ़ रहे चालान के मामले। हरिद्वार में इस साल 94% यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले बढ़े हैं। वहीं देहरादून में 65% लोगों ने पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा नियम तोड़े और उत्तरकाशी जिले में 69% चालान की संख्या बढ़ गई, जबकि टिहरी जिले में 46% लोग ज्यादा नियम तोड़ते हुए नजर आए। इसमें सबसे ज्यादा चालान हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर हुए हैं। देहरादून में स्कूली वाहन भी रहे आरटीओ के निशाने पर। एक तो वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप जो है वाहनों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। खासतौर पे जो उत्तराखंड के जो बड़े शहर हैं, चाहे देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्यटकों का भी आना जाना काफी लगा रहता है।
तीसरा ये कि जितना सिस्टम जो हमें पार्किंग के लिए, अगर हम पार्किंग की बात करते हैं तो जितने वाहन हैं उस हिसाब से यहाँ पार्किंग नहीं है शहरों के अंदर। और आदमी कई बार जो जागरूक है और जानकार भी है और जो नियम कायदे कानून को समझता भी है, वो जब 4 व्हील पे निकलता है, अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ निकलता है गाड़ी पे जाना उसकी एक मजबूरी है। लेकिन जहाँ भी वो पहुँचता है उसके पास एक स्थान नहीं होता, उपयुक्त स्थान नहीं होता कि वो पार्किंग कहाँ लगाए। तो जल्दबाजी में आदमी, मजबूरी में आदमी कहीं भी लेफ्ट राइट गाड़ी खड़ी कर देता है तो उसका चालान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि एक आप देखेंगे कि पहले मैनुअल पद्धति होती थी खाली ट्रैफिक नॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। अब सिस्टम में काफ़ी अपग्रेड हो गया है, आधुनिकीकरण हो गया है। जगह जगह पर आप देखेंगे कि कैमरे लगे हुए हैं और रैश ड्राइविंग को चेक करने के लिए भी बहुत सारे आपके पास एक तो अल्कोहल मीटर हैं, जो अपने हमारे प्रवर्तन के जो हमारे फोर्स के लोग हैं उनके पास, और दूसरी बहुत सारी आधुनिक चीज़ें आ गई हैं जिससे पहले आप पुलिस प्रशासन के लोगों के आंखों में आप अगर नियमों का वायलेशन कर रहे हैं उनकी आंख में धूल झोंक के आप निकल जाते थे। अब आपको जगह जगह कैमरे पकड़ रहे हैं, जो आधुनिक तकनीक है वो आपको पकड़ रही है। आपने कहीं वायलेशन किया, कई बार आपको खुद भी नहीं मालूम होता और 5 दिन बाद 7 दिन बाद आपके जो है फोन पे मैसेज आ जाता है। हर खबर भी आपसे यही अपील करता है कि वाहन चलाते समय फोन का प्रयोग सड़क पर न करें, अपने वाहन के दस्तावेज वाहन में रखें, एक दूसरे से आगे निकलने से बचें, सड़क पर चलते समय यातायात लाइट का ध्यान जरूर रखें, बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। आगे बढ़ेंगे अब खबरों में। रुड़की आईएमए से संबंधित डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि 2 दिसंबर को रुड़की में एक निजी होटल में हर विभाग के डॉक्टर पहुंचेंगे और तमाम बीमारियों को लेकर विशेष चर्चाएं भी की जाएंगी। इसमें दिल्ली, मुंबई सहित एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर भी शामिल होंगे। साथ ही रुड़की आईआईटी के पूर्व डायरेक्टर भी हिस्सा लेंगे। वहीं डॉक्टर JM भटनागर ने कहा कि कल होने वाले इस कार्यक्रम में हर तरह की बीमारियों पर चर्चाएं की जाएंगी। डॉक्टर संध्या भटनागर ने भी होने वाले कार्यक्रम के बारे में विभिन्न जानकारी दी। डॉक्टर कि दूर दूर से आ रहे हैं, कोई टिहरी से आ रहा है, कोई खटीमा से आ रहा है, कोई रानीखेत से आ रहा है, जो दूर दराज एरियाज में है, जो कि नॉलेज नहीं ले पाते क्योंकि उनको कहीं कोई दिल्ली वगैरह जाने में बहुत टाइम लगता है। डिसाइड किया है, उसको बनाया है, वो पहाड़ से भी लोग आ रहे हैं और इसमें कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस कह लीजिएगा, वो करने जा रहे हैं। उसको आईएमए उत्तराखंड की और पहली बार रुड़की से कोई इनके तत्वाधान में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। डिसाइड किया है, उसको बनाया है, वो पहाड़ से भी लोग आ रहे हैं और इसमें कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस कह लीजिएगा, वो करने जा रहे हैं। उसको आईएमए उत्तराखंड की और पहली बार रुड़की से कोई युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित विकास खंड स्तरीय 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का प्रमुख कलजीखाल बीमा राणा ने शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि कलजीखाल क्रीड़ा स्थल पहुंचने पर आयोजकों ने फूल मालाओं से स्वागत भी किया। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कलजीखाल दिनेश नेगी के निर्देशन में आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रथम दिन एथलेटिक 60 मीटर दौड़ बालिका वर्ग में प्रथम स्थान अर्चना, द्वितीय स्थान मान्या और तृतीय स्थान कनिका। 600 मीटर दौड़ बालिका वर्ग में प्रथम स्थान नैन्सी, द्वितीय स्थान आरुषि रावत और तृतीय स्थान पर दीपिका रही। ये विकासखंड में विकास स्तरीय खेल महाकुंभ का 2023 का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि विभिन्न स्कूलों से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि बच्चे ऐसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लें जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो और जो हमारी ये खेल के माध्यम से मतलब हमारे बच्चे बाहर भी जा सकते हैं और खेल हमारे बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल जो जमाना है मोबाइल का जमाना है, तो बच्चे दिन भर मोबाइल में न चिपक कर इस टाइप के खेल करें जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास हो। सब खेल महाकुंभ की जो प्रतियोगिता कराता था माध्यमिक
टीचर की ड्यूटीज में लगाई जाती थी, लेकिन वो उनकी हड़ताल होने के कारण हमने बेसिक से व्यवस्था की हुई है। बेसिक के जो हमारे खेल प्रभारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और जो बेसिक के जितने भी हमारे खेल से जुड़े हुए शिक्षक थे उनके हमने सभी CRC वगैरह की यहाँ पे ड्यूटी लगा रखी। आज दरअसल 11 से 14 वर्ष के बच्चों का, और कल 14 से 17 और 17 से 19 3 दिन का प्रोग्राम है। दिनांक 1 से और 3 तक यहाँ पे खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो ये टीचर संघ का जो एक लेटर आया था हमारे लिए कि चूंकि ये जो राजकीय शिक्षक संघ है ये आजकल हड़ताल में चल रहा है, तो लेकिन हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं तो उन्होंने यहाँ से बेसिक से ये 7-8 करीब जो हमारे वो थे व्यायाम प्रशिक्षक, तो उनकी ड्यूटी लगाई गई। वहाँ भी हमें पूरा रोजगार नहीं मिलता, 7 या 8 महीने का रोजगार मिलता है, उसके बाद फिर हम बेरोजगार हो जाते हैं। यहाँ दिनेश नेगी जी के हमारे जिला युवा क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी दिनेश नेगी जी के कहने पर यहाँ रखा हूँ, तो उनके सहयोग करने के लिए आज विकासखंड कार्यालय कलजीखाल में हम उपस्थित हो रखे। कल से हम खेल मैदान भी बनाया और मैंने 600 मीटर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और माननीय प्रमुख द्वारा हमको यहाँ पे पुरस्कार वितरण किया गया है। 600 मीटर रेस में फर्स्ट आई हूँ, मुझे यहाँ प्रमाण पत्र मिला है और पैसे भी मिले उसके साथ। आज यहाँ 600 मीटर रेस, 8 मीटर रेस और कबड्डी हुई है। शुभारंभ किया जा रहा है। सुतारगंज में गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे और उन्होंने सभी लोगों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब की छात्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में कीर्तन किया गया। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद लंगर का भी आयोजन किया गया। सुतारगंज विधानसभा में गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन, महान नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जिसमें पहुंचे हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, जिला अध्यक्ष हमारे कमल जिंदल जी और सभी वरिष्ठ और ज्येष्ठ लोग इस नगर कीर्तन में पहुंचे हैं। मैं समस्त हमारे समुदाय के भाइयों को और सुतारगंज के और प्रदेश के और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे नगर कीर्तन निकला है। हर साल प्रकाशपुर में बहुत धूमधाम से हमारे सिख समाज के लोग नगर कीर्तन निकालते हैं और उसमें शामिल होने का मुझको मौका मिला है। और सबसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीके से गुरु नानक देव जी ने इस देश को आज़ाद करने में, अपने असूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करने में, अपने बच्चों तक की बलि देने में पीछे नहीं हटे। आमतौर पर नशे की लत को कम करने और नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र का सहारा लिया जाता है, लेकिन लंबे समय से प्रदेश भर में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों ने अब तक न रजिस्ट्रेशन करवाया है और न ही मानकों पर खरे उतरे हैं। ऐसे में अब प्रदेश भर में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। जानकारी देते हुए मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नोडल अधिकारी मयंक बडोला ने कहा कि प्रदेश भर में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों को 14 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। लगातार कार्यरत है कि उत्तराखंड की जनता को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र मिले और उसमें एक स्टैंडर्ड वे में सुविधाएं मिले। और मेरी अपेक्षा है प्रत्येक व्यक्ति से कि जिनके यहाँ भी मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई व्यक्ति हो, नशे से ग्रसित कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे लोग उन्हीं सेंटर्स में जाएं जो कि हमारे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो फिर कार्रवाई किस तरह की है? तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। हम आपसे लेंगे विदा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।